दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दुआ करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RM गुरुकुल क्लासेस का। आज के टॉपिक में आपके लेके आया हूं कक्षा 10 का साइंस का मतलब कि विज्ञान का मॉडल पेपर। इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे कैसे मॉडल पेपर आता है, हमें कैसे कैसे करना होता है, कितना टाइम दिया जाता है, कितने क्वेश्चन का होता है, सब पूरे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो भी विद्यार्थी नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी पेपर डालूंगा मैं, जो भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप देख सकते हो। ओके, आज मैं बात करता हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें समय कितना दिया जाता है। तो मैं समय की बात करूँगा आपसे। इसमें 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए आते हैं, उसके 3 घंटे आपको करने के लिए दिए जाते हैं। 15 मिनट में कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि वो 5 मिनट पढ़ लेगा, कोई 7 मिनट पढ़ लेगा, कोई 10 मिनट पढ़ लेगा, कोई 2 मिनट में, चाहे 10 मिनट में पढ़े, 2 मिनट में पढ़े, उससे को मतलब नहीं है। आपको मात्र 15 मिनट दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद में आपको 3 घंटे करने के लिए जाएंगे। अगर मैं पूर्णांक की बात करूँ, इसमें 70 नंबर का पूर्णांक होता है। अगर विकल्प की बात करूँ, 1 नंबर का एक विकल्प होता है इसमें, जो भी विकल्प जाएंगे। अब साइंस के पेपर की बात कर रहे हैं तो साइंस को 3 खंडों में बांटा गया था, का खा गा। मतलब कि एक खंड में तुम्हारी फिजिक्स आएगी, एक में केमिस्ट्री आएगी, एक में बायोलॉजी आएगी। 3 खंडों में आपको विभाजित किया जाएगा। और जो इसमें जो विकल्प दिया जाएगा, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, वो आपको एक एक नंबर के दिए जाएंगे। बाकी क्वेश्चन के आधार पर जितने नंबर का दिया जाएगा उसकी बात करेंगे हम। तो देख आगे बात करते हैं हम। एक रहा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि 15 मिनट क्या दिया जाता है, हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है। अच्छा, अगला टॉपिक क्या रहा आज में, ये कह रहा है नंबर 1 पे, ये प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा गा में विभाजित है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब आपको पेपर करना कैसे है मैं आपको ये बताऊं। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको ये डालना है खंड का क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 उत्तर, 4 का उत्तर। खंड खा आपको पढ़ा हुआ होगा, का खा जो भी खंड पढ़े होंगे, 4 का 5 का या 4 का खा, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो डालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह डालना है और कुछ नहीं डालना है। बस समझ में, क्वेश्चन उतारना नहीं है खामोखा, उसमें आप टाइम बर्बाद करोगे। हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, हम क्वेश्चन उतार के उसमें लिखें, उत्तर डाल दें। इसका उत्तर ये है, आपको नंबर चाहे एग्जामिनर चेक कराएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर चेक देख कर ही कराएगा। इसका क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन ये है, सही करा है इसने, गलत करा है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। मतलब जो भी खंड होगा उसमें आपको बताएगा आपको इसमें 3 प्रश्न करने हैं, आपको इसमें 4 प्रश्न करने हैं, आपको 2 करने हैं। जो भी प्रश्न करने होंगे वो पेपर में लिखा होगा, एग्जामिनर लिख के देता है। उसके बाद प्रत्येक खंड एक नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। जो भी खंड होगा वो प्रत्येक पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। नंबर 4 में कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मतलब आपको जितने भी प्रश्न जाएंगे सारे के सारे करने अनिवार्य हैं। नंबर 5 में कह रहा है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। मतलब कि जो भी प्रश्न जितने नंबर का है वो सामने लिख दिया गया है। क्या विकल्प 1 नंबर का है तो भी लिख दिया गया है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वो भी लिख दिया है, कोई नंबर 5 क्वेश्चन का 5 नंबर का है तो वो भी लिख दिया जाएगा। जितने नंबर के भी आपका क्वेश्चन होगा उतने नंबर आपको सम्मुख उसके सामने लिख दिया जाएगा। अगर आगे बात करूँ मैं, नंबर 6 में आपको कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा दीजिए। मतलब आपको जो भी पुष्टि देगी, जो भी जिसका उत्तर देना है, अगर आपको कुछ बनाने के लिए आकृति देगी तो आकृति बना के देना है। अगर आपको रासायनिक विधि के आधार पर देगी तो रासायनिक विधि करनी है आपको, उसके आधार पर आपको देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम खंड का की। खंड का में आपको क्या दर्शाया गया है। तो आपको खंड का दिया गया है, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब ये करना कैसे है। अब पहला प्रश्न आपसे कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बन सकता है। तो आपने सबने पढ़ा होगा, आप जब पढ़ते हैं आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बारे में पूरा सिलेबस की जानकारी होती है, तभी आप पेपर करने जाते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब बन सकता है। तो आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण द्वारा ही किसी भी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है जब भी बन सकता है। कब, अवतल दर्पण के द्वारा। दूसरा कह रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा कब होता है। तो आपने प्रतिरोधकता के एसआई की मात्रा के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। उसके बारे में बात करूँ मैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा, देखो जो विद्युत धारा करने की जो युक्ति होती है उसको जनित कहते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें, वैद्युत जनित एक ऐसी युक्ति होती है जिसको यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित किया जाता है। अगर बात करें हम जनित की, जनित एक ऐसी युक्ति है जिसको यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट, चौथा विकल्प आपसे कह रहा है
3 की बात करें, चौथा देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें हम परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं, जो पक्षमावी होता है, पक्षमावी के द्वारा ही हम अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। बात समझे। अब आपको देखो, ये भी जो भी क्वेश्चन दिया है उसके सामने आपको एक नंबर दिया गया है, आगे आपको ये दर्शाया गया है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। जितने नंबर का होगा उतना क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। वो पीछे बात करी थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमारा पेपर में, जो भी पेपर होगा हमारा। अगला देखिए, अब आपको इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। अब मैंने क्या बताया था, अब आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 2 है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण व पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो आपको अब क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डालना है प्रश्न नंबर 2 का और आपको लिखना है। अब देखो, आपको यहाँ पर नंबर भी दिखाए गए हैं, कितने नंबर का है, 1+1, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो जिसके बारे में आपको हेडिंग लिखनी है वही लिखनी, प्रश्न नहीं लिखना है, मात्र उत्तर लिख के ही इसका आंसर देना है आपको। दूसरा है, किसी भी अवतल दर्पण फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस में कितनी दूरी पर रखा जाए, इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। देखो, ये भी आपको 2 नंबर का दिया गया है, तो आपको इसके बारे में बताना है। जितने नंबर का होगा वो आपको लिखना है क्वेश्चन, उसके आधार पर दिया जाएगा। और पहली बात ये, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो एग्जामर अच्छे नंबर देगा। राइटिंग आपकी ऐसी है तो वो समझ में नहीं आएगा तो नंबर कहाँ से दे देगा। आगे देखिए, अच्छा आगे बात करिए किसके बारे में, जरा दृष्टि के बारे में। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करें, इसमें भी आपको 2 नंबर का दिया गया है। तो जरा दृष्टि के बारे में, दोष के बारे में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में आपको पूरा लिखना है, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। ओके, आगे प्रश्न नंबर 3 की बात है। अब देखो, प्रश्न नंबर 3 अलग आ गया। अब इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। एक है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने नंबर 1 5 सेंटीमीटर दूरी पर, नंबर 2 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। देखो, ये 4 नंबर का प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ तो आपको ये करना है। यहाँ अगला है, लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। ये भी देखो 4 नंबर का है। जहाँ तो ये करना है, प्रकाश के परिवर्तन नियम के बारे में लिखिए, लेंस क्या होता है इसके बारे में। दोनों में से एक करना है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपको करने होंगे। दोनों में से एक करना है, जो भी आपको आता हो आप उसे कर सकते हैं। उसके आधार पर ही आपको नंबर मिलेंगे। आगे की बात करूँ, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्धारित होता है। दिए गए पदार्थ में किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी भी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। अब देखो, ये प्रश्न आपको 4 नंबर का दिया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, विभवांतर, विद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रक लिखिए। ये भी आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो ये 4 नंबर का दिया गया है ना, दिया गया है। तो आपको ये, इसकी बात करूँ तो ये भी आपको 4 नंबर का दिया गया है, इसके बारे में आप दे सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 4 की बात करूँ, वैद्युत मोटर का नामांकित राखी खींचकर सिद्धांत की कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। देखो, ये आपको क्वेश्चन 7 नंबर का दिया गया है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसके बारे में आपको ज़्यादा लिखना है, तो नंबर बढ़ा दीजिए, देखो 7 नंबर कर दीजिए। चाहे तो परिनालिका कैसे कहते हैं इसके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो इसके बारे में चाहे मोटर, वैद्युत मोटर का नामांकित के बारे में लिखिए आप, चाहे परिनालिका के बारे में लिखिए। दोनों में से एक करना है आपको, दोनों नहीं करने, मात्र एक करना होगा। जौन सा आपको याद है, जौन सा आपने पढ़ा होगा वो आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बात करता हूँ। अब आता है खंड का। देखो, खंड का में किसकी बात करी गई है। अब देखो, पहले खंड का में हमारी फिजिक्स की बात करी गई थी, अब केमिस्ट्री बात करी गई है खंड का में। इसमें पहला क्वेश्चन क्या देगा है, ZN+CuSO4 + ZnSO4 Cu का रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। अब आपको ये विकल्प 1 नंबर का दिया गया है, तो आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो ZN+CuSO4 होता है, इसकी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करें तो ZnSO4 + Cu बन सकता है। तो ये आपको 1 नंबर का देखो दिया गया है, यहाँ पे 1 नंबर बताया जाएगा। इसकी बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा Zn+CuSO4 को करने पर ZnSO4 + Cu बनता है। तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ मैं, देखो ये है जल की कठोरता के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, जल की कठोरता। बात करूँ किसकी, जल की कठोरता। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो जल की कठोरता होती है उसको हटाने के लिए आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं। वैसे धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है जल की कठोरता को हटाने के लिए। आगे बात करूँ मैं, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा आप लगा सकते हैं। तो जो OH क्रियात्मक समूह होता है वो ब्यूटेनॉल में होता है। किस में होता है, ब्यूटेनॉल में होता है। अच्छा, आगे बात करूँ मैं,
अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 ही विकल्प दिए गए हैं, उसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6 आपको डालना है। प्रश्न 6 का रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। आपको ये समझाना है कि रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती हैं वो क्या होती हैं, इनका उदाहरण हम कैसे कैसे दे सकते हैं। आपको इसका नंबर कितना मिलेगा, आप देख के आओगे तो 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर गलत करके आओगे तो कम मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं करके आओगे तो आपको 0 मिलेगा। आप सही करके आओगे बिल्कुल पूरे पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताएं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग कैसे लिखते हैं। उसके बाद में आपको क्या बताना है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, और आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन कैसे करते हैं, देखो इसके बारे में बताना है। इसको भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 7 की बात करें, अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 7। दो प्रश्न 7 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से IUPAC नाम लिखिए। अब केमिस्ट्री में आप लोगों ने IUPAC नाम पढ़े होंगे, तो आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये भी आपको 2 नंबर का दिया जाएगा IUPAC नाम। अगर इसके बारे में आप ठीक करते हो, चाहे दोनों में से दोगे तो 2 1 नंबर के हैं, दोनों 2 नंबर के होंगे। बात समझ में आ गई। अब इसका भी IUPAC नाम लिख सकते हो। IUPAC नाम को पढ़ाया गया है स्कूल में, तो आप कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है, संरक्षण किसे कहते हैं, धातुओं की संरक्षण का रोकने की 2 विधियां लिखिए। अब देखो, आपको संरक्षण किसे कहते हैं और इसकी 2 विधियां कौन कौन सी है वो आपको लिखना है। आप दोनों विधि लिखो, एक एक विधि एक ही नंबर की मिल जाएगी, तो आपको कितने नंबर हो गए, इसमें 2 नंबर आपके हो गए। अब आगे बात करते हैं निम्नलिखित, तो टिप्पणी करनी है आपको। टिप्पणी देखो, कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में टिप्पणी करनी है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, इसके बारे में। और समजातीय श्रेणी कैसे कहते हैं, इसके बारे में टिप्पणी। या फिर आपको क्या करना है, देखो अथवा शब्द दे रखा है, अथवा के बाद में चाहे तो निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण लिख दिए, चाहे तो आप इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। जो आपने जैसे पढ़ा होगा आप उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। आपको ये 7 नंबर का दिया जाएगा। लिख रहा है इसके बारे में लिखना है, देखो वो आ गया। अथवा में इनमें से तीनों में से एक में करनी है। अब इसी प्रकार इसमें आ गया, आप इनमें से किसी भी एक मतलब रासायनिक समीकरण टिप्पणी लिखिए, इनमें से इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 7 नंबर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। जिसका समीकरण लिखनी है आपको। आगे अब आता है हमारा क्या, गा। खंड क्या आता है, खंड गा। खंड गा के बारे में बात करूँ मैं आपसे। तो जो खंड गा है बायोलॉजी के ऊपर है। किसके ऊपर है, बायोलॉजी के ऊपर। इसमें प्रश्न नंबर का है, इसका विकल्प डालना है आपको लिखना है, निम्न में से कौन सा मानव मादा, आपको क्या लिखना है इसमें, जनित तंत्र का भाग नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सा मादा जनित तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो, कौन सा भाग नहीं है जनित तंत्र का, वो शुक्रवाही का। कौन सा नहीं है, शुक्रवाही का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाही का। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके बारे में आपको पता होने आप लगा सकते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखो, जीवाश्म ऊर्जा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो कोयला होता है, कोयला में जीवाश्म ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, कोयला लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर देखो 1 नंबर दर्शाया गया है सबके सामने, तो आपको यहाँ 1 नंबर दिया जा सकता है। आगे बात में पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को रोकने में किया जाता है। जो पवन चक्की होती हैं उनका उपयोग हमारा यांत्रिक ऊर्जा को रोकने के लिए किया जाता है। जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनका उपयोग किसके लिए हो जाता है, आपने देखा होगा जो पवन चक्कियाँ होती है फैक्ट्री वगैरह में लगी हुई, जो पंखे से बड़े बड़े होते हैं वो चलते रहते हैं, वो पवन चक्कियाँ कहते हैं उन्हें। उनके प्रयोग किस में कहता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उनके कार्य करने में उनका प्रयोग होता है पवन चक्की। आगे अगर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, आगे कह रहा है आपसे गा में कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे भी आपको 1 नंबर दर्शाया गया है। तो आपका पता होना चाहिए कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम। तो जो जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जो लोग वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूँ मैं, प्रश्न 10 का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी हैं और उसके उत्पाद उत्पन्न क्या हैं, उप उत्पाद क्या हैं। तो आपको इस बारे में बताना है। पहला, दूसरा है कि पुष्प के जीव बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके बारे में आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया। उसके बाद में जैव निम्नलिखित पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसके बारे में बताना है। तो आपको यहाँ पर दो नंबर दिए जाएंगे हर उसमें, तो आप बता सकते हो। तो आपको सबके बारे में लिखना है। ओके, आगे तो देखिए, अगला 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यक प्रधन क्या होती है, उदाहरण सहित वर्ण कीजिए। इसके बारे में लिखना है। या था आपको दे देता है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित कीजिए चित्र बना के। तो इसके बारे में आप बता, दोनों में से एक करना है आपको, 4 नंबर का दिया जाएगा। चाहे तो आप इसे कर सकते हो, कायिक प्रबंधन क्या है, या कर सकते हो मादा जनक तंत्र क्या है, इसे कर सकते हो। दोनों में से एक कर सकते हो। आपको ये भी 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर। ये नहीं है दोनों करोगे तो 8 नंबर नहीं, दोनों से एक करना है आपको, दिए 4 ही नंबर जाएंगे। ओके, आगे दूसरा खंड का
लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारित करने की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर का आपको दिया है लिंग गुणसूत्र क्या है, उसको मानव में लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे होती है, इसके बारे में आपको पूरा डेफिनेशन से लिखना है, तो आपको नंबर दिया जाएगा।